हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका भाई फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया है। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मेरा 1.2 सतीश कुमार 1.2 यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, उसकी बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आपके पास सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आप वो नोटिफिकेशन पहुंचेगी तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की ओर। मैं इसमें नहीं बताऊंगा क्या वीडियो है, कैसी वीडियो है, आप देखने के बाद ही पता चलेगा आपको। चलो चलते हैं वीडियो की ओर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों। कौन सा हथियार खतरनाक है, दोनों इसका किस तरह से प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में दोनों की आर्मी की रैंकिंग कितनी है। तो दुनिया में अमेरिका टॉप नंबर पे है, दूसरे नंबर पे रसिया और तीसरे नंबर पे चाइना आता है, चौथे नंबर पर इंडिया आता है। रैंक के हिसाब से ज़्यादा का अंतर नहीं है। अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जिसका रैंकिंग जितना कम रहता है इंडेक्स में, वो उतना ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। चाइना का कम है 0.6, इंडिया का 0.9। यहाँ आपको भले लग सकता है कि चाइना पावरफुल है, आगे देखते चलेंगे, जब तक पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। और आप भी चाइना के 10 बिलियन डॉलर जो खर्च कर रहा है चाइना, उसी जाल में आप भी फंस जाएंगे। चाइना पूरी दुनिया के मीडिया में जो पैसे देता है रिश्वत के रूप में, या अपनी प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए, अपनी तारीफ कराने के लिए, अपनी क्षमता को दर्शाने के लिए, वो 10 बिलियन डॉलर है। चाइना का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो उसकी इकोनॉमी है। उसका बजट बहुत ज्यादा है, 237 बिलियन डॉलर, और हम लोग का बजट उसके आगे बहुत ही कम है। हमसे उसका रक्षा बजट 4 गुना ज्यादा है, 61 बिलियन डॉलर है। इसमें हम एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाएंगे। यही हमारी इंडियन आर्मी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है, बाकी कोई टेंशन नहीं है चाइना और इंडिया से। आगे देखिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना के पास बहुत ज्यादा है, उसके पास कुछ कर्ज भी है। 1.5 ट्रिलियन डॉलर उसके पास कर्ज है, विदेशी कर्ज, और भारत के पास 0.5 ट्रिलियन डॉलर कर्जा है। तो उसका पैसा ज्यादा खर्चा कर रहा है, 4 गुना, तो हमसे 3 गुना ज्यादा कर्जा भी ले रखा है। लेकिन चाइना का व्यापार इतना ज्यादा है कि उसके पास विदेशी मुद्रा 3000 ट्रिलियन डॉलर है, और हमारे पास विदेशी मुद्रा जो है, फॉरेन मनी जो रिजर्व में रखा गया है, वो केवल 400 ट्रिलियन डॉलर है। तो उसके पास व्यापार से ज्यादा फायदा होता है। लेकिन यहाँ युद्ध में हमको मेन ज्योग्राफिकली समझना है कि किसको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखिए, चाइना का ये वाला जो स्टेट है, ये तिब्बत है, इसको उसने कब्जा किया। इसकी सबसे बड़ी खराबी ये बहुत ज्यादा हाइट पे है। और ये वाला इधर वाला राज्य सिंजियांग, यहाँ पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है जिस पर चाइना काफी अत्याचार करता है, तो इधर से ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये तो उसके अंडर में आता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ इतना भयानक हाइट है कि जहाज यहाँ उतना अच्छा से काम नहीं कर पाते हैं। अभी समझाएंगे हाइट की वजह से जहाज अच्छा क्यों नहीं काम कर पाते हैं सब। दूसरा कि चाइना को अपनी आर्मी को 2 तरह से ट्रेन करना है। एक चाइना के लिए सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है, उसके लिए अमेरिका। चाइना अमेरिका के लिए भी प्रिपेयर रहता है, इसलिए उस ढंग से तैयारी करता है, और इंडिया के लिए। लेकिन इंडिया अपना मेन थ्रेट चाइना को मानता है, इसलिए इसके जितने भी हथियार है वो चाइना को ध्यान में रख के किए गए। इसलिए इंडिया के हथियार आपको कम दिखेंगे, क्योंकि हमारे पास सिंगल दुश्मन है। और पाकिस्तान की तो बातें छोड़िए उसको। अब चाइना के सामने क्या है, उसको कुछ अमेरिका को काउंटर के लिए हथियार रखने हैं, कुछ इंडिया के लिए। अमेरिका से लड़ना है तो एयरफोर्स नेवी से लड़ोगे, और इंडिया से लड़ना है तो फिर आर्मी से लड़ोगे। तो इसलिए उसकी संख्या ज्यादा दिखती है। ज्यादा इसलिए दिखती है, ज्यादा बवाल पाल के रखा है। अगर हम टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें तो इधर हम चाइना का लिखते हैं, इधर इंडिया का लिख रहे हैं। चाइना के पास 3210 एयरक्राफ्ट है, हर तरह के एयरक्राफ्ट को मिला के, जबकि इंडिया के पास 2123 एयरक्राफ्ट है। तो यहाँ एयरक्राफ्ट की संख्या इंडिया के पास कम है और इसके पास ज्यादा है। लेकिन चाइना चाह के भी अपने एयरक्राफ्ट से इंडिया के लिए ज्यादा एक्शन नहीं ले सकता है, जिसके कुछ कारण है। चाइना के पास जो कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, ये चाइना के पास सबसे बड़ा पावरफुल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, वो 1232 है, जबकि इंडिया के पास देखिएगा तो केवल 538 है। यहाँ चाइना के ये एयरक्राफ्ट पावरफुल भी है, नो डाउट, ये हम भी कहते हैं पावरफुल है। इंडिया के एयरक्राफ्ट भी बहुत तगड़े हैं। इधर जो आप हाल ही में राफेल आया है, ये कॉम्बैक्ट जहाज क्या होते हैं, आमने सामने लड़ाई में काम आते हैं। वो ग्राउंड पे भी हमला कर सकते हैं, सामने भी हमला कर सकते हैं। लेकिन चाइना के ये कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और इंडिया के एयरक्राफ्ट में सब बहुत ज्यादा हथियार भर जाते हैं, जिस वजह से इसका वजन बहुत भारी हो जाता है। लेकिन चाइना का ऊपर जो इंडिया से सटने वाला तिब्बत का एरिया है, वो 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। वो ऑलरेडी उतनी ऊंचाई पर है, उसके बाद से जहाज को ऊंचा जाना है 5000 मीटर। और अब इतनी हाइट पे जाने की वजह से इसमें जेट इंजन लगा रहता है। और जेट इंजन की खासियत क्या होती है कि उसे ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के उसका अंदर
लीटर का पेट्रोल जलेगा ही नहीं। वो रॉकेट इंजन थोड़ी है जो अंतरिक्ष में चला जाए। जेट इंजन को ऑक्सीजन चाहिए, और ये जमीन खुद ही 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, और 5000 और जाइएगा तो उतने ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही घट जाता है, जिस वजह से उसकी इंजन की क्षमता घट जाती है। अब इंजन की क्षमता घट जाएगी तो आप चाह के भी आपकी ये चौथी पीढ़ी का जहाज और पांचवी पीढ़ी का जहाज किसी काम का नहीं रह गया। मान के चलिए कि आपकी क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से आपका इंजन ही काम करना छोड़ देगा, जिस वजह से आप चाह के भी ज्यादा हथियार नहीं ले सकते हैं, ज्यादा हाइट पे नहीं जा सकते हैं। और अब तो उतना पार करके अगर आप आइएगा इंडिया की ओर, तो एक तो पहले ही आप तो कम लोड उठाए ही थे, रास्ते में भी आपका कुछ फ्यूल खत्म होगा। अब इंडिया की ओर ऐसे कोई पहाड़ वगैरह नहीं है, यहाँ की जो एयरफोर्स है वो भूखे मुंह बैठी हुई है। आइए ये फुल कॉम्पैक्ट कैपेसिटी के साथ अपने थर्ड और फोर्थ जनरेशन के साथ ही आपके फिफ्थ जनरेशन की जहाजों की तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ ज्योग्राफिकली ड्रॉबैक चाइना के साथ बहुत बड़ा है, ये उसके लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। चाइना के पास जो अटैक एयरक्राफ्ट है ये काफी तगड़े हैं। इसका जो J-20 एयरक्राफ्ट है पांचवी पीढ़ी का, बहुत ही तगड़ा है। वो एक साथ 12 टारगेटों पर हमला कर सकता है, जबकि भारत का अटैक एयरक्राफ्ट सुखोई एक साथ 16 टारगेट पर हमला कर सकता है। ये 16 का 16 मारेगा। और ये चाइना के साथ यहाँ फिर एक समस्या ये हो जाती है कि चाइना को तिब्बत पार करके आना है, उसके बाद वो इंडिया पहुंचेगा। तिब्बत पार करने के बाद भी उसको 100-200 किलोमीटर उड़ान भरने के बाद ही वो इंडिया पहुंचेगा। तो अब वो उसकी क्षमता है 12 मारने की, उस पे से वो आधा लेके आएगा 6, तब ना यहाँ आएगा। यहाँ 16 लेके बैठा है। तो आप कितना भी तगड़ा एयरक्राफ्ट बना लीजिए, प्रकृति के आगे आप नहीं लड़ सकते हैं। युद्ध में ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा मायने रखता है। कौन पहले ट्रांसपोर्ट में पहुंचता है? तो ट्रांसपोर्ट विमान चाइना के पास 224 है और इंडिया के पास 250 ट्रांसपोर्ट विमान है। इसके पास विश्व प्रसिद्ध C-17 ग्लोब मास्टर है, जिसकी क्षमता बहुत ही ज्यादा है। और चाइना को यहाँ फिर दिक्कत होगा कि हैवी लोड आप कम ऑक्सीजन से उठा ही नहीं सकते हैं। तो इसके पास आप इस तरह से देखेंगे तो इसको यहाँ पे भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जो हेलीकॉप्टर होते हैं उसका तो प्रिंसिपल यही है कि वो हवा के थ्रस्ट पे ही उड़ते हैं, ऊंचाई पे जा सकते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल घटने की वजह से हवा का थ्रस्ट भी नहीं रह जाता है। और चाइनीज हेलीकॉप्टर की संख्या ज्यादा है, 911 है, और इंडिया के पास केवल 722 हेलीकॉप्टर है। लेकिन यहाँ इंडिया भारी पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास 2 बहुत ही घातक हेलीकॉप्टर है, जो मतलब बहुत हैवी हेलीकॉप्टर है। एक Mi-17 V5 और दूसरा चिनूक आ गया है। चिनूक के पास डबल डिस्क है। हेलीकॉप्टर के डायना को डिस्क कहते हैं। ये डबल डिस्क है, इसकी सर्विस सीलिंग ज्यादा है, लोड कैपेसिटी भी ज्यादा है। डिस्क मतलब डायना, सर्विस सीलिंग मतलब ज्यादा हाइट पे जा सकता है, क्योंकि 2-2 डायना है इसके पास, और ज्यादा चीजों को ये उठा सकता है एक ही बार में। जबकि चाइना के हेलीकॉप्टर के पास सर्विस सीलिंग की क्षमता कम है, क्योंकि इनके पास अधिकांश हेलीकॉप्टर सिंगल डिस्क के ही हैं। आर्मी को बढ़त देने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर काफी जरूरी होते हैं। चाइना के Y-20 हेलीकॉप्टर जो है, उनके पास अटैक हेलीकॉप्टर 281 अटैक हेलीकॉप्टर है, जबकि भारत के पास महज 23 अटैक हेलीकॉप्टर है। लेकिन इस अटैक हेलीकॉप्टर के साथ Mi-24 और अपाचे हेलीकॉप्टर को शामिल करने के बाद भारतीय एयरफोर्स का अपाचे हेलीकॉप्टर विश्व प्रसिद्ध है। इसने कई युद्धों में अपनी जंग को दिखाया है, जबकि चाइनीज हेलीकॉप्टर अभी किसी भी लड़ाई को नहीं लड़े हैं। एक बात बताइए, आप खूब अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, जगह जगह टेस्ट माराइए, इस कोचिंग में उस कोचिंग में टेस्ट दे दीजिए, लेकिन क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आप एग्जाम में पास होइएगा? देखिए, टेस्ट देना अलग होता है, प्रैक्टिस देना अलग होता है, लेकिन एग्जाम को सॉल्व करना अलग होता है। तो इन हेलीकॉप्टरों को युद्ध लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, जबकि अमेरिका से आयातित ये अपाचे हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया हर जगह अपनी काबिलियत को दर्शा चुके हैं। दूसरा, इस हेलीकॉप्टर के अंदर सर्विस सीलिंग ज्यादा है, और इसका जो एमुनिशन, जो आगे गनर हथियार होता है, वो पायलट के डायरेक्ट आंख से अटैच होता है। जिधर पायलट देखेगा इसका जो बंदूक है वो उधर ही घूम जाता है, निशाना लगाने की जरूरत नहीं है। अगला एक और चीज कि ये 9mm की बंदूक की गोली को भी झेल सकता है, और इसमें जो हॉट स्पॉट यानी मिसाइलों को लगाने की जगह है, ये इससे 3 गुना ज्यादा है। यानी हेलीकॉप्टर के मामले में अभी पूरी दुनिया में अपाची के आगे कोई नहीं टिक सकता है। और ये जो अपाची है ये एकदम नीचे नीचे उड़ान भर सकता है, जिस वजह से ये रडार में भी नहीं आएगा, और ये क्षमता इसके पास नहीं है। ओवरऑल चाइनीज जो एयरफोर्स है वो संख्या में आगे है, लेकिन उसके सामने एक प्राकृतिक समस्या, दूसरी उसकी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड लेवल की नहीं है। हमारे पास कम ही है, लेकिन टेक्नोलॉजी ज्यादा है। और वैसे भी चाइनीज सामानों पे कितना भरोसा करते हैं, सोच रहा चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। अब बात करते हैं थल सेना की आर्मी के बारे में। तो जो टैंक्स हैं, देखिए चाइना के पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में टैंक है, 35,000 टैंक है, लेकिन इसमें से आधे से ज्यादा ओल्ड डेटेड टैंक है, और चाइना का एरिया बहुत ही ज्यादा है, जिस वजह से उसको टैंक की ज्यादा जरूरत है। अब एक बात बताइए, भारत और चाइना की जहां भी सीमा लगती है वहां से पूरा पहाड़ है, ये पहाड़ पे टैंक चढ़ेगा यहाँ पे, तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं लड़ाई में दिखेगी। आप देखे होंगे आर्मी भी जो पहुंच रही है तो ज्यादा टैंक लेके नहीं पहुंच रही है वहां पर बॉर्डर पे, चाहे गलवान घाटी हो या लद्दाख का एरिया हो या सिक्किम हो या अरुणाचल प्रदेश हो,
600। और इंडिया के पास जो T90 टैंक है ये पूरे वर्ल्ड का बेस्ट टैंक है। अमेरिका का अब्राहम और यहाँ का T90, भीष्म T72 और अर्जुन टैंक जैसे भारत के पास बहुत ही घातक टैंक है, वो 4000 की संख्या में टैंक है। इन टैंक की सबसे बड़ी जो खासियत है, इनमें इंफ्रारेड अपर्चर रडार है, ये छुप सकते हैं। दूसरा, इनमें जो टारगेट सेंसर सिस्टम दिया है कि एक बार अगर दुश्मन को टारगेट को सेट कर दिया गया, इसके जो ये बैरल जो नली है, तो उसके बाद से टैंक चलती भी रहेगी, जर्क करेगी, हवा में कूद जाएगी, तो उससे उस टारगेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना एडजस्ट कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो टारगेट है एकदम पिन पॉइंट है। लेकिन यहाँ इंडिया और चाइना दोनों के टैंक ज्यादा काम नहीं आएंगे। टैंक बेसिकली चाइना बॉर्डर पे नहीं बल्कि पाकिस्तान बॉर्डर पे ज्यादा यूज किए जाएंगे। आर्मर्ड व्हीकल की बात करेंगे तो ये एक ऐसा गाड़ी होता है जो बुलेट प्रूफ होता है, इसके अंदर सैनिकों को बैठाकर दूसरे जगह पे ले जाया जाता है। तो इंडिया के पास जो आर्मर्ड व्हीकल है वो 8000 8500 की संख्या में है, 8686 है, जबकि चाइना के पास ऐसे आर्मर्ड हथियार 33000 है। इस आर्मर्ड हथियार की चाइना की ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि चाइना के पास विवाद ज्यादा है, उसको हांगकांग संभालना है तो इन्हीं से उसको आर्मी को भेजना है। सिंजियांग में दिक्कत है, जबकि इंडिया में आर्मी को इंटरनल कंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, चाइना को ज्यादा दिक्कत है। गलवान घाटी में आए थे लोग, चाइना वाले लोग कॉम्बैक्ट लेके देखिए उलाट दिया सब इंडियन आर्मी वाला। कुछ ससुरे कमेंट कर रहे हैं कि चाइना का नहीं मरा। अरे बकलोल, अमेरिका ने स्पष्ट कह दिया है कि उसने सैटेलाइट से देख के बता दिया है कि एम्बुलेंस की आवागई ज्यादा थी, वहां पर लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक का अधिकारी मरा है और 40 से ज्यादा मौत हुई है। इंडिया में जब हम नेक्स्ट पिछला वीडियो बनाए थे तो उसमें 3 बताए थे, इंडिया में लगभग 20 जवान शहीद हो गए हैं। अभी ये संख्या घट बढ़ सकती है, इस पर ये अभी लास्ट डाटा नहीं है। लेकिन चाइना का खुद का न्यूज ने क्या कहा है कि चाइनीज सोल्जर को भी काफी ज्यादा कैजुअलिटी उठानी पड़ी है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये नंबर नहीं बताएंगे क्योंकि इससे हमारे देश के अंदर लोगों के अंदर एक अलग सी भावना आ जाएगी। इसका मतलब आपके अंदर ज्यादा मरे हैं लोग, तभी आपकी आर्मी लोग पूछेंगे आपसे। सेल्फ प्रोपेल गन वो होते हैं जिनके अंदर ऑटोमेटिक कैनन यानी बारूद को लोड करके हमला किया जाता है। चाइना के पास लगभग 3800 सेल्फ प्रोपेल गन है, जबकि इंडिया के पास में है 250 है। लेकिन हम आपको पहले भी बताएं कि पहाड़ी लड़ाई में ना टैंक काम आते हैं, ये सब काम नहीं आते। हाँ, तोप काम आ सकते हैं, रॉकेट काम आ सकते हैं, हेलीकॉप्टर काम आ सकते हैं, फाइटर, लेकिन ये सब उतने काम नहीं आएंगे। ये सब पाकिस्तान के लिए है सर, पाकिस्तान अब वैसे भी नहीं लड़ेगा हम लोग से। देखिए भारत की समझदारी देखिए, पहाड़ों पर तोप ज्यादा काम आते हैं जिसे हम फील्ड आर्टिलरी या फिर तोप कैनन कहते हैं। चाइना के पास 3600 ऐसे तोप हैं, जबकि भारत के पास 4000 हैं। तो देखिए भारत अपने जरूरत की चीज को रखा है क्योंकि उसे पता है कि पहाड़ों पर यही काम आएंगे। और भारत सरकार इतना बेहतरीन डिसीजन लिया था कि पहाड़ों पर इनको लेके कैसे जाइएगा उतनी ऊंचाई पर, तो हम जो आपको चिनूक हेलीकॉप्टर दिखाए, इस चिनूक हेलीकॉप्टर से इन फील्ड आर्टिलरी गन को उठा के आप कहीं भी रख सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए। पहाड़ों पर रॉकेट लॉन्चर बहुत काम आएंगे। यहाँ चाइना को बेनिफिट है कि उसके पास 2650 ऐसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो एक साथ मिसाइलों को, रॉकेटों को दाग सकते हैं, जबकि भारत के पास भी है। भारत के पास पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, लेकिन इसकी संख्या महज 266 है। यहाँ भारत को एक निगेटिव स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा आपके ऊपर एक दबाव बनाया जाता है कि चाइना बहुत खतरनाक है, उसकी आर्मी ज्यादा है, घंटा आगे है। देखिए कैसे चाइना के पास जो एक्टिव आर्मी है वो 21 लाख है। आपको यह संख्या जरूर ज्यादा लगेगा, लेकिन भारत के पास एक्टिव आर्मी 14 लाख है। तो आप कहेंगे 14 लाख, ये 21 लाख। चाइना के पास जो रिजर्व आर्मी रखी गई है वो 5 लाख रखी गई है। तो 21 5 कितना हुआ? 26। और भारत के पास जो रिजर्व में रखा गया है फौजियों को वो 21 लाख है। 14 लाख उधर, 21 लाख इधर, टोटल 35 लाख हो गई। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी भारत की है। लेकिन आपको कभी यह एहसास नहीं होने दिया जाता है क्योंकि चाइना $10 बिलियन खर्च करता है। आप कभी भी फेसबुक, व्हाट्सएप इस सब पे चाइना की कोई बुराई नहीं सुन सकते। चाइना को पता है उसकी हकीकत, इसलिए वहां के लोगों को फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब इस्तेमाल करने पर बैन है, क्योंकि उनके जितना भी प्रचार कर रहे हैं वो सारे उजागर हो जाएगा। देखिए नेवी की बात करते हैं तो जो चाइना के पास फ्लीट यानी जहाजों का बेड़ा है वो 750 जहाजों का पूरा फ्लीट है, जबकि भारत के पास 285 जहाजों का फ्लीट है। आप कहेंगे यहाँ तो चाइना को प्रॉफिट है, नहीं प्रॉफिट है। वो दक्षिणी चीन सागर को छोड़कर नहीं हट सकता है, क्योंकि वहां छोड़ेगा तो उसके विरोधी सब वहां पे चढ़ जाएंगे। और भारत का हिंद महासागर में कोई विरोधी नहीं है और ना ही किसी की औकात है जो भारत से लड़ सके। चाइना के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर इतने बड़े होते हैं कि इस पे जहाजें उतर सकती हैं। ये आपको संख्या में ज्यादा लगेगा, ये नए अभी शामिल किया है। और हम लोग अपने सेना में से 3-3 ठो एयरक्राफ्ट कैरियर रिटायर कर दिए।
अतः चाइना को इन एयरक्राफ्ट कैरियर के यूज करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और हमने 1971 में पाकिस्तान का वीडियो बनाया, आप देखिएगा कितने खतरनाक था हमारा विक्रांत। फिलहाल हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन ये इन दोनों पर भारी पड़ेगा क्योंकि ये रूस का बना हुआ है। विक्रमादित्य काफी शक्तिशाली है और हम लोगों को नेवी का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। देखिए चाइनीज नेवी का जो सबसे बड़ा पावर है ना, वो उसकी पनडुब्बी सबमरीन का है। इसे साइलेंट किलर कहते हैं, ये पानी के अंदर रहता है। चाइना के पास इसकी संख्या 74 है और भारत इस मामले में बहुत ही पीछे है। इसकी संख्या 16 है और आधे से ज्यादा पुराने हैं। अब भारत सरकार ने डिसाइड किया कि अगर हम इनकी संख्या बढ़ाएंगे तो हमें 50 साल लग जाएगा, क्योंकि हम 10 साल में केवल 5 ही पनडुब्बियां बना सकते हैं। इसमें क्या किया जाए, तो भारत सरकार ने सबसे खतरनाक डिसीजन लिया। भारत सरकार ने अमेरिका से P-8I विमान खरीद लिया। P-8I विमान को सबमरीन हंटर कहते हैं। यह हवा में उड़ते उड़ते पनडुब्बियों को ऊपर से ही पहचान जाता है कि समुद्र के अंदर है, उन्हें मार देता है। अतः इन पनडुब्बियों की संख्या धरी की धरी रह गई। अब हम लोग इन पनडुब्बियों से सुरक्षित भी हो गए और धीरे धीरे हम फ्रांस की मदद से पनडुब्बियां बना भी रहे हैं। तो आप इस चीज को समझिए, वरना आप केवल संख्या देख के ना उलझ जाएंगे। डिस्ट्रॉयर क्या होते हैं, देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर से थोड़े छोटे साइज में होते हैं, लेकिन ये बहुत ही घातक हमला करते हैं डिस्ट्रॉयर। तो चाइना के पास 36 डिस्ट्रॉयर है और भारत के पास 10 विध्वंसक यानी 10 डिस्ट्रॉयर है। लेकिन ये सब आधुनिक डिस्ट्रॉयर है और ये पुराने टेक्नोलॉजी के हैं। इन सभी के बावजूद चाइना के पास नेवी की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बात की गारंटी लेते हैं कि चाइनीज नेवी हिंद महासागर में नहीं आएगी। इसके दो कारण हैं, हम आपको अभी समझाते हैं। डिस्ट्रॉयर से थोड़े छोटे आकार में जो होते हैं वो होते हैं फ्रीगेट। फ्रीगेट जो होते हैं थोड़े स्टील टेक्नोलॉजी के होते हैं, इनमें मिसाइलें ज्यादा लगी रहती हैं और ये अग्रिम पंक्ति में आगे आगे चलते हैं। फ्रीगेट ये समुद्र के अंदर बिछाए गए माइंस के खिलाफ भी उन माइंस को न्यूट्रल कर देते हैं। तो चाइना के पास 52 फ्रीगेट है और भारत के पास 13 फ्रीगेट है। फ्रीगेट से भी छोटे आकार के जो होते हैं वो होते हैं कॉर्बेटर। ये जो है चाइना के पास कॉर्बेटर की संख्या जो है वो 50 है और इंडिया के पास 19 है। ये पनडुब्बियों के अंदर भी हमला कर सकते हैं, पनडुब्बियों को मार सकते हैं एंटी सबमरीन हथियार के द्वारा से। तो यहां भी आपको चाइना की संख्या ज्यादा लगेगी। पेट्रोलिंग के लिए जो कोस्ट गार्ड के जहाज होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेट्रोलिंग वेसल। ये चाइना के पास 220 है और भारत के पास 139। ये क्या करते हैं, युद्ध में जो नेवी के जहाज घायल हो जाते हैं, जिसपे बम गिर जाता है, तो उसमें से इवैक्यूएट कराते हैं, लोगों को बाहर निकालते हैं, सैनिकों को। तो ये राहत के काम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ दोनों में ज्यादा का डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। उसका कोस्टल एरिया भी चाइना का ज्यादा है। संख्या अधिक होने के बाद भी चाइनीज नेवी बहुत कुछ नहीं कर पाएगी, जिसका 2 रीजन है। पहला रीजन समझिए, जैसे हम एक टीचर है, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, पढ़ाना नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसी पर हम आश्रित है। हमको लोग टीचर के नाम से जानते हैं, हम वो कैसे छोड़ सकते हैं। तो चाइना सब कुछ छोड़ सकता है, व्यापार नहीं छोड़ सकता है। चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था, आज आगे कैसे चला गया, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया में व्यापार है, पूरी दुनिया में उसके खरीदार हैं और इस सामान को पहुंचाने के लिए उसको हिंद महासागर में आना ही पड़ेगा। चाहे वो अफ्रीका में बेचे, यूरोप में बेचे, कहीं भी बेचे, तुमको यहां से जाना ही है हिंद महासागर में। और हिंद महासागर में तुम भारत से बैर करके नहीं जा सकते हो, तुम्हारा व्यापार चौपट होगा, इस बात की गारंटी है। दूसरा, अभी अमेरिका ने अपने 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिणी चीन सागर में भेज दिए हैं। ये जानबूझ के भेजे हैं। आप अभी सुने होंगे कि मोदी जी में और डोनाल्ड ट्रंप में फोन पे वार्तालाप हुई थी, ये सीक्रेट बात थी। लेकिन आप अभी सोचिए अपने मन से कि चाइना और अमेरिका में कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अमेरिका ने अपने बहुत ही भीषण जंगी जहाजों को, विध्वंसक जहाजों को पूरा ग्रुप भेज दिया, जिसमें 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और 2 अमेरिका भेज दिया, तो वो यहां से अब हट ही नहीं सकता है क्योंकि उधर झगड़ा है। अब यहां हिंद महासागर में इंडियन नेवी एकदम फ्री हो गई। अब अगर इंडियन नेवी आगे बढ़ती भी है तो अमेरिका और इंडिया एक साथ हो जाएंगे। यहां ऑस्ट्रेलिया से पहले समझौता हो गया है और इंडिया के मैटर पे कभी भी रूस उसके साथ नहीं आएगा। और आप सोच रहे होंगे, पाकिस्तानी कमेंट करते हैं हम चाइना के साथ आ जाएंगे। अरे बकलोलवा कहीं का, अमेरिका तुमको पैसा देना बंद करेगा, ससुरा अंडरवियर नहीं खरीद पाओगे तुम लोग। और भारत के कहने पर अगर भारत के मामले में टांग लड़ाएगा तो अमेरिका जानता है कि भारत को रोकने का मतलब चाइना को रोकना, और चाइना अगर नहीं रुका तो अमेरिका के लिए दिक्कत होगा। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान को दिए जाने वाली आर्थिक मदद को रोकने की धमकी देगा और इस धमकी से ही तुम लोग का पैंट गीला हो जाएगा। देखिए, हम लोग को केवल डराया जाता है कि चीन की सेना बड़ी है, उसके पास पैसे ज्यादा है, संसाधन ज्यादा है। गलत है, हमें उसकी सेना से नहीं लड़ना है। देखिए, मेरा अपना मानना है चीन को माइंड से हराना है। सबसे पहले हमको चीन के 8 जगहों पर हमला करना है और इसमें से सबसे पहले हमको चीन के सैटेलाइट मार के गिराने हैं। आप कहिएगा कि वो इंडिया का सैटेलाइट नहीं मार के गिरा सकता है। देखिए, सैटेलाइट कहां घूम रहा है अंतरिक्ष में, इसको पता करने की टेक्नोलॉजी केवल अमेरिका के पास है और रूस के पास है। भारत की सैटेलाइट की जानकारी रूस चाइना को नहीं देगा, लेकिन चाइना का सैटेलाइट कहां है
जिसकी जानकारी कॉमकासा और कास्टा समझौता हो जाने के बाद अमेरिका हर हाल में भारत को दे देगा। और इस जानकारी के आधार पर भारत अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइलों से चाइनीज सैटेलाइट को मार के गिरा सकता है। एक बार जब ये सैटेलाइट गिर गए तो चाइना के 13 जो मिलिट्री सैटेलाइट आसमान में घूम रहे हैं, अगर ये सैटेलाइट गिर गए तो चाइना ऊपर से निगरानी ही नहीं रख सकता है कि भारत क्या कर रहा है, और उसके जो रडार है वो केवल छोटे एरिया को निगरानी कर सकते हैं। जो मिसाइलें एटमॉस्फेयर में घूम रही है उनको पकड़ सकते हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष से आ रही होती है, उसको मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। और अगर चाइना का सैटेलाइट गिर गया तो हमारी जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वगैरह चाइना में घुस जाएगी तो चाइना को पता भी नहीं चलेगा। जैसे ये सैटेलाइट गिरे, चाइना का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा उसकी निगरानी सर्वेलांस में। और इसके बाद जो सबसे तेज एक्शन लेता है, देखिए सैटेलाइट गिर गया तो चाइना की मिसाइलें भी काम नहीं कर सकती है, और उसके बाद अचानक जो चाइना के जो एयर स्ट्रिप है, हवाई पट्टियां, इन पर ताबड़तोड़ हमला करना चाहिए। जो तिब्बत और सिंजियांग का एरिया जो भारत से लगता है, इन एयर स्ट्रिप को गिराने के बाद चाइना कोई भी काउंटर अटैक नहीं कर सकता है। हम लोग को मेन चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है। जैसे एयर स्ट्रिप टूट गए, चाइनीज विमान हवा में उड़ान नहीं भर सकते बिना एयरपोर्ट की मदद से। इसके बाद हम लोग को चाइना के पावर ग्रिड पर हमला करना है। चाइना में 2 सबसे बड़े पावर ग्रिड है जो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। अगर हम इस पावर ग्रिड को गिरा दिए, एक भी बम गिरा ना पावर ग्रिड पे, पूरा चाइना के अंदर ब्लैकआउट हो जाएगा, उसके अंदर बिजली कट जाएगी। आप सोचिए, आपके यहाँ 2-3 दिन बिजली कट जाएगी, हर एक चीज ठप हो जाएंगे, कितना आपका इन्वर्टर बैकअप पावर देगा। तो जैसे ये बिजली ठप होगी, पावर बैकअप के अभाव पर जो छोटे मोटे रडार हैं इनको भी पावर नहीं मिल पाएगा, वो भी बंद हो